कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो अभी तक बच्चों मैं आपको काव्य खंड से पढ़ा रही थी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे, बस वही केवल पढ़ाई हूँ। और अब आज मैं आपको पढ़ाऊँगी गद्य खंड का चैप्टर 10 है। तो इसको आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ बच्चों। पहले थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं, इस चैप्टर के कवि कौन से हैं, लेखक, उनके बारे में। तो स्वयं प्रकाश, इसके जो कवि हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म जो है सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके ये औद्योगिकी प्रतिष्ठान मतलब कारखाने में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मतलब होता है कि वे स्वयं से जब रिटायर हो गए उसके बाद वे भोपाल में रहने लगे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन मतलब आज के युग के कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। विनय और ईंधन जो है इनका उपन्यास है, काफ़ी चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। यहाँ देखते हैं थोड़ा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और समाज के अन्य लोगों से बनता है। सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। जो सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए काम करते हैं, उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो इसमें नेताजी का चश्मा कहानी जो है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हाँ, तो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। स्टोरी के नाम से ही लग रहा है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा गया है, क्योंकि नेताजी उन्हीं को कहा जाता है। तो उनके चश्मे के बारे में इस स्टोरी में बात चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, ऐसा था। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर मतलब होता है खुले में सिनेमा घर थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, जैसे कि कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ बाथरूम बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है कि उस प्रतिमा को कैसे बनवाया गया, कैसे वहाँ स्थापित किया गया, उसमें क्या कमी रह गई, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे देखते हैं। बात
पूरी बात तो अब पता नहीं, कह रहे हैं पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब जब मूर्ति को बनवानी थी उसका बजट उन लोगों ने सोचा कि बाहर से मूर्तिकार को बुलवाया जाए और उससे बनवाया जाए ताकि मूर्ति बहुत ही शानदार और सुंदर बने। लेकिन जब लोगों ने अनुमान लगाया कि हमारे बजट में जितने पैसे उससे कहीं अधिक लगेगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने आसपास में किसी अच्छे ड्राइंग मास्टर को खोजें जो मूर्ति को अच्छे से बना सके और कम पैसा भी लगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची रही होगी। जो मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की, उसकी जो किसकी मूर्ति थी? सुभाष चंद्र बोस की, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बस्ट मतलब बेस्ट मतलब अच्छी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में, मतलब जो मूर्ति बनाई गई थी वो फौजी कलर में थी, जो वर्दी का कलर होता है। मूर्ति को देखते ही महसूस होता था दिल्ली चलो, जो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। मतलब मूर्ति को देखते वहाँ आने जाने वाले जो लोग थे उनको देखते ही उनका नारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आने लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब वहाँ पर गुजरते हुए लोगों के मन में देशभक्ति जागती थी, ऐसा महसूस होता था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब मूर्ति तो बनी थी लेकिन उस मूर्ति पे चश्मा नहीं लगा था। लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा लगा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के मतलब चश्मा जो था वो रियल का था। चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था ऊपर से। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और इनका हमेशा का आना जाना था वहाँ पे, हर 15वें दिन ये कंपनी के काम से वहाँ जाया आया करते थे, तो उनकी नज़र उस पर ज़रूर पड़ती थी। कुछ लोग होते नहीं हैं, जब कहीं जाते हैं किसी जगह पे तो बहुत ध्यान से देखते हैं वहाँ की बारीकियाँ क्या क्या हो रही है, क्या चीज़ें हैं। तो वैसे ही ये हालदार साहब भी थे, जब भी जाते आते गुजरते थे वहाँ से तो उस मूर्ति को एक बार ज़रूर देखते थे। कस्बे से गुजर चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मतलब मूर्ति पर नजर गई इनकी, तो मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल का था, अलग से चश्मा लगाया गया था। तो ये देख के इन्हें मुस्कुराहट हुई। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी। तब भी हालदार साहब जो थे इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे कि रियल का चश्मा रियल का है और मूर्ति जो है संगमरमर की। यही बात उनके मन में हलचल मचाए हुए था और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सोच रहे थे कि कुछ भी हो, जो प्रयास यहाँ पर किया गया है वो सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। एक ज़माने में था कि लोग देशभक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, आज उसको लोग मजाक बना रहे हैं। दूसरी बात, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मतलब वो जब भी जाते थे उस कस्बे के आसपास गुजरते थे तो वो मूर्ति को ज़रूर देखते थे, इससे ही पता चलता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। मतलब जो चश्मा देखे थे पहले उन्होंने, वो चश्मा वहाँ पर नहीं था उनके चेहरे जो लगा हुआ था आँखों पे, इस बार दूसरा चश्मा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। मतलब चश्मा अब चेंज हो चुका था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा।
अब ये और सोचने लगे कि भाई पहले तो दूसरा चश्मा था, जब पहले हम देखे, अब इस बार जब दोबारा देख रहे हैं तो चश्मा चेंज हो गया है। वाह भाई क्या आइडिया है, अपने मन में बड़बड़ाए जा रहे हैं। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, सोच रहे हैं कि मूर्ति कपड़े में नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। मन में मुस्कुरा भी रहे हैं सोच सोच के। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से पढ़ा जा रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, मतलब वो जब भी 15 पेपर उनका वहाँ चक्कर लगता था, लेकिन जब भी वो वहाँ आते थे तो उस मूर्ति की तरफ ज़रूर नज़र जाती थी। और ये तीसरा बार था। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, क्योंकि मूर्ति चौराहे पर ही थी, रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, जब एकदम सोच सोच के परेशान हो गए कि आखिर ये बार बार चश्मा चेंज कौन करता है, ऐसा कौन कर रहा है, क्यों करता है, तमाम तरह के अंदर क्वेश्चन जब उठने लगा तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान से पूछ रहे हैं ये हालदार साहब, क्योंकि इन्हीं को ज़्यादा चिंता पड़ी हुई है इस चैप्टर में, तो वही पूछ रहे हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब पान मुंह में भरा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, मतलब बड़ा हंसमुख स्वभाव का था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब खुद हंस रहा था मन में। उसकी तोंद थिरकी, मतलब पहले इसमें बताया गया कि काला मोटा आदमी था तो हंसेगा तो उसका तोंद थोड़ा थिरकेगा ही। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी, मतलब हंसते हुए दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने पूछा चश्मा कौन चेंज करता है, तो बताते हैं कैप्टन चश्मे वाला करता है। कहते हैं क्या करता है, देखिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। उन्होंने कहा कि क्या करता है हालदार साहब, तो कह रहे हैं चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, फिर बोल रहे हैं हालदार साहब क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मतलब होता है ग्राहक, कह रहे हैं कोई ग्राहक जब आ गया, जैसे कोई अगर दुकान पे आता है तो उसी को कह रहे हैं ग्राहक आ गया समझो, तो उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब जो चश्मा लगाया रहता है उस मूर्ति पर वही तरह का उसको चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मतलब आया निकाल कर मूर्ति वाला चश्मा उसको दुकानदार उसको दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब उनको लाकर दूसरा पहना दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि कोई ग्राहक आता है तो चश्मा के निकाल ले जाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर अपने हालांकि दूसरा चश्मा चढ़ा देते हैं। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, मतलब उसको अच्छी लगती है कि मूर्ति है नेताजी का उसमें चश्मा नहीं है तो उसको अच्छी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह मतलब कैप्टन अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब भी देखता खाली लाके अपनी दुकान से कोई भी चश्मा फिट कर देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार, मतलब उसको वैसे ही फ्रेम चाहिए होती है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन आते और निकाल कर ले जाते, मतलब सॉरी बोल के निकालते और लेकर चले जाते थे। बच्चों आगे की स्टोरी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों।